8वें सप्ताह में आपका स्वागत है। यह पहला लेक्चर या विहित विचार है कि वेव मूल रूप से एक यांत्रिक डिस्टरबेंस क्या है। लेकिन जब डिस्टरबेंस अपने से एक दिशा में आगे बढ़ता है तो ऊपर और नीचे की गति उसी के परपेंडिकुलर होती है, जबकि जिसे आप वेव के रूप में देखते हैं फेज डिस्टरबेंस एक दिशा में बढ़ता है कि ऊपर और नीचे गति के परपेंडिकुलर है, तो एक ऑसिलेटरी गति है जो कुछ इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में है। और फिर हम एक वेव को देखते हैं जो उस दिशा में फैलती है जो उस दिशा में परपेंडिकुलर होती है, जिसमें सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो रहा होता है जिसे ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, क्योंकि प्रोपगेशन की दिशा को ऊपर एवं नीचे की ओर स्थानांतरित होती है। तो दूसरी ओर आज की शुरुआत देशांतरीय वेव को देखकर करेंगे। मान लें कि मेरे पास इस वॉल्यूम में वायु का एक छोटा पार्सल है, और जब आप इसे थोड़ा सा विस्थापित कर सकते हैं, मेरा मतलब है आप बहुत आसानी से यह कर सकते हैं, स्मॉल पार्सल को कई तरह से विस्थापित कर सकते हैं। बस अपना हाथ इस तरह रखें जहां आपने ऐसा किया होगा, या शोर करें कि आपने ऐसा करने के कई तरीके किए हैं, ताकि आप वायु के इस स्मॉल पार्सल को थोड़ा सा स्थानांतरित कर सकें। चलो मानते हैं कि इस साइन में और जैसे भी यह गति करता है वॉल्यूम बदलेगी, इस पार्सल की मात्रा बदलने के लिए जा रहा है। और जब यह सब हो रहा है तो यह अगले पार्सल को भी डिस्टर्बेंस करने वाला है जो शायद यहीं कहीं है। इसलिए पूरी तरह से इस डिस्टर्बेंस का प्रसार इस दिशा में हो सकता है। इसलिए मैं वायु का एक छोटा आर्बिट्रेरली वॉल्यूम पार्सल लूंगा और बता दूं कि यहाँ यह पॉइंट x1 है और यह पॉइंट x2 है, और मुझे लगता है कि यह क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल है। इसलिए वायु का स्मॉल पार्सल इसके चारों ओर की वायु के शेष भाग के साथ साम्यावस्था में है, जिससे स्टेटमेंट यदि आप स्ट्रिंग के अपने विचार पर वापस जाते हैं तो बराबर बात यह है कि स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच कसकर रखा जाता है, और इसे इस अर्थ में कुछ नहीं होता है कि आपने इसे एक तरफ खींचकर उत्तेजित किया है, और इसी तरह इसका संतुलन कॉन्फ़िगरेशन है। मैं इसे केवल मूल वॉल्यूम कह रहा हूं क्योंकि मैं जल्द ही एक ऐसे वॉल्यूम पर विचार करने जा रहा हूं जो इस स्थिति से थोड़ा विकृत है। इतना स्पष्ट रूप से यह वॉल्यूम x2 माइनस x1 से गुणा है, और इसके साथ यह भी लिखना आसान है कि गैस के इस पार्सल का द्रव्यमान क्या है, बस कच्चे के बराबर होगा, जो कि वॉल्यूम से गुणा गैस का घनत्व होगा, और वॉल्यूम 1 गुणा x2 माइनस x1 होगा। जब गैस का यह पार्सल विस्थापित हो जाता है तो मैं इसे m कहता हूं। यह वह आंकड़ा है जो हमारे पास होता है। मैंने इसे आपके लिए यहां पहले ही खींच लिया है। पॉइंट जो मूल रूप से पोजीशन x पर था, 1 y1 दूरी से गतिमान है, इसलिए नया कोऑर्डिनेट x1 प्लस y1 पॉइंट मूल रूप से या फेज के अनुरूप है जो कि x2 पर था, जो कि अब 2y की दूरी से आगे बढ़ गया है। इसलिए उस फेज का नया पॉइंट या नया कोऑर्डिनेट अब 2x प्लस 2y है। इसलिए हम मानते हैं कि क्षैतिज दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में कोई नेट विस्थापन नहीं है। न केवल यह स्थानांतरित हो गया है बल्कि इसकी वॉल्यूम भी बदल गई है। इसलिए हमें नई वॉल्यूम प्राप्त करने की जरूरत है। तो मैं इसे v प्लस डेल्टा v कहते हैं और वायु के पार्सल की मूल वॉल्यूम कहता हूं। चलो इसे एक नाम देते हैं, इसे v कहते हैं। इसलिए वॉल्यूम में परिवर्तन डेल्टा v है। इसलिए अब यह नया वॉल्यूम
ए गुना 2x प्लस 2y माइनस x1 माइनस y1 होगा, और इसे ए गुना m 2x माइनस x1 प्लस ए गुणा y2 माइनस y1 के रूप में लिखा जा सकता है, ताकि b प्लस ए गुणा 2y माइनस y1 हो जाए, और v और v y और निरस्त हो जाएगा, और राइट हैंड साइड एक एक्सप्रेशन के साथ छोड़ दिया जाएगा। मात्रा में परिवर्तन के लिए वॉल्यूम में परिवर्तन 1 गुणा 2y माइनस y1 है, तो यह मुझे बताता है कि वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ है। हम गैस के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए जब वॉल्यूम में परिवर्तन होता है तो दाब में भी परिवर्तन होगा। इसलिए मैं वॉल्यूम में इस बदलाव को वॉल्यूम में बदलाव से जोड़ने जा रहा हूं। मेरा संबंध होगा जैसे वॉल्यूम में यह परिवर्तन वॉल्यूम में फ्रैक्शनल परिवर्तन के समानुपाती होगा। और क्योंकि वे इस अर्थ में विपरीत रूप से संबंधित हैं कि वॉल्यूम में वृद्धि दबाव में कमी के संगत है, और इसके विपरीत आपको माइनस चिह्न की आवश्यकता होगी। और निश्चित रूप से हम इस आनुपातिकता को एक समानता से बदल सकते हैं, ताकि आप कह सकें कि मैं इसे P के रूप में लिखता हूं। दबाव में परिवर्तन माइनस से कुछ के गुना डेल्टा V बटा V के बराबर होता है। यह क्वांटिटी के निश्चित रूप से अचर है। इसे बल्क मॉड्यूल्स, अथवा दूसरे शब्दों में कहते हैं, इसे प्रत्यास्थता के आयतन, प्रत्यास्थता का आयतन कहते हैं। अब हम अपने वायु का पार्सल के लिए इस P का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि P बस माइनस के गुना के बराबर है। वॉल्यूम में मूल वॉल्यूम से परिवर्तन होता है, और हम जानते हैं कि इन दोनों मात्राओं में वॉल्यूम में परिवर्तन ए गुना 2y माइनस y1 को मूल वॉल्यूम से विभाजित करने पर ए गुणा 2x माइनस x1 है। तो इसका मतलब है कि हमारे विश्लेषण के लिए हम जिस वायु के पार्सल पर विचार कर रहे हैं वह उस सीमा में असीम रूप से छोटा है। यह p माइनस के गुणा 2y बटा 2x के बराबर होगा। इसलिए हमारे पास यहाँ एक इक्वेशन है जो विस्थापन के ग्रेडियंट में दबाव परिवर्तन से संबंधित है। अब यदि आप इस आंकड़े पर वापस जाएं कि हमने वायु के इस पार्सल के साथ शुरुआत की थी जो संतुलन में था, तो विस्थापित हो गया था, क्योंकि जाहिर है कि एक नेट है वायु के इस पार्सल पर कार्य करने वाला बल जिसने इसे एक तरफ धकेल दिया। तो आइए मान लें कि पॉइंट x1 पर हवा के इस पार्सल का अग्रभाग, यहाँ यह क्रॉस सेक्शन है, एक दबाव का अनुभव करता है जो कुछ औसत दबाव प्लस P1, और यहाँ औसत दबाव होता है। इस मामले में वायुमंडलीय दबाव केवल इसलिए होगा क्योंकि किसी अन्य बल मैकेनिज्म की अनुपस्थिति में वायुमंडलीय दाब सदैव होता है, अतः इन दोनों फेज पर दाब बराबर नहीं होता, और स्पष्ट रूप से वहाँ एक नेट दबाव है हवा के इस पार्सल पर कार्य कर रहा है। और यदि आप उस नेट दबाव को क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र से गुणा करते हैं, जो हमने कहा है कि नेट बल प्राप्त होगा वायु के इस पार्सल पर कार्य करते हुए, हम आगे क्या करने जा रहे हैं। अब पार्सल पर नेट बल दोनों क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों से लागू बलों के बीच का अंतर है, इसलिए वायु के इस पार्सल द्वारा अनुभव किया गया नेट बल एक्सप्रेशन यहाँ है। यह केवल इन दोनों के बीच का अंतर है, और यह क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र से पाई 1 माइनस 2p गुणा हो जाता है। तो अब हमारे पास बल के लिए एक एक्सप्रेशन है, जो हमें बस इतना करना है कि इसे वायु के इस पार्सल के द्रव्यमान समय पर त्वरण के बराबर करना है, और निरस्त कर देगा। हमारे पास अन्य सभी
क्वांटिटी बची हैं, इसलिए मेरे पास दो स्क्वायर वाई बटा दो टी स्क्वायर होना चाहिए जो कि p1 माइनस 2p के बराबर है, जो 2x माइनस x1 से विभाजित है और निश्चित रूप से 1 बटा रो है। आइए हम लिमिट लेते हैं जब 2x माइनस x1 1 से बहुत कम है। इसलिए जब आप मानते हैं कि आपके आंशिक की लंबाई असीम रूप से काफ़ी छोटी है, तो इस पूरे इक्वेशन को फिर से लिखा जा सकता है, क्योंकि दो स्क्वायर वाई बटा दो टी स्क्वायर माइनस दो पी बटा दो एक्स के बराबर होगा रो द्वारा 1 करने के लिए गुणा। तो मैं इस इक्वेशन और यहाँ से है मैं डेरिवेटिव ले सकते हूँ दोनों तरफ x के संबंध में। मुझे मिलेगा दो पी बटा दो एक्स बराबर माइनस के गुणा दो स्क्वायर वाई बटा दो एक्स स्क्वायर। और अब हम जानते हैं कि आपको क्या करना है, बस इस दो पी को दो एक्स द्वारा सब्स्टिट्यूट करना है। इसलिए दो स्क्वायर वाई बटा दो टी स्क्वायर के लिए मेरी एक्सप्रेशन माइनस के बराबर होगी। निश्चित रूप से मेरे पास एक और नेगेटिव चिन्ह है जो इसे पॉजिटिव बना देगा, दो स्क्वायर वाई बटा दो एक्स स्क्वायर गुणा 1 रो। तो इसे के बटा रो टाइम्स दो स्क्वायर वाई वाई बटा दो एक्स स्क्वायर तक सरल किया जा सकता है। तो फिर हमारे पास वास्तव में एक वेव इक्वेशन है। और यह देखते हुए कि यह एक वेव इक्वेशन है, हम यह भी जानते हैं कि वेव का वेलोसिटी क्या है, यह इक्वेशन को निरूपित करता है। चलो इसे तुरंत करते हैं। और यह के स्क्वायर रूट बटा रो के बराबर है। के बल्क मॉड्यूल है और रो गैस का घनत्व है। अब इसे जाने देता है और इसे कुछ बल्क मॉड्यूल दबाव के टर्म में बदल देता है। यहाँ प्रारंभ पॉइंट अडियाबैटिक प्रक्रम के लिए आदर्श गैस नियम है। इसलिए पीवी पावर से शुरू करने के लिए गामा एक कांस्टेंट है। इसलिए लॉगरिदम को दोनों पक्षों में लें। लॉग पी प्लस गामा लॉग ई एक कांस्टेंट के लॉग ए बराबर होगा। एक कांस्टेंट का लॉग एक और स्थिरांक है, इसलिए मुझे इसे केवल कांस्टेंट नंबर कहने दें। मुझे पूरे में अंतर करने दें। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे उस तरह का रिलेशन चाहिए जो मुझे चाहिए कि अगर मैं 8 लॉग लेता हूं तो मैं dx x बाय x प्राप्त करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से अगर मैं dx बटा x को एकीकृत करता हूं जो मुझे log x देता है, तो यह इसके ठीक प्रतिलोम है। इसलिए मैं पूरे में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो यह log p प्लस गामा log v कांस्टेंट के d के बराबर होगा के d होगा। तो यह मुझे देने जा रहा है dp बटा p प्लस गामा एक कांस्टेंट बाहर ले जा सकता है और log का d हम dv बटा v होगा। और एक कांस्टेंट का अंतर लेने से मुझे 0 मिलेगा। और इसे अलग तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है m इसलिए dp बटा p माइनस गामा गुणा dv बटा v के बराबर होगा। और यह मैं इसे निम्नलिखित तरीके से अलग तरीके से लिखना चाहता हूं। ताकि p दबाव में परिवर्तन को dv द्वारा v द्वारा विभाजित किया जा सके। मैं इस dv बटा v ले रहा हूं दूसरी तरफ
डिनोमिनेटर में और वह माइनस गामा गुना बी के बराबर होगा। अब यदि आपको स्पष्ट रूप से वह क्वांटिटी याद है जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ भी नेगेटिव चिन्ह लेना चाहिए था। अगर मैंने किया होता तो बल्क मॉड्यूल की परिभाषा ठीक होती है। इसलिए मुझे इसे फिर से लिखना चाहिए ताकि बल्क मॉड्यूलर माइनस डीपी विभाजित हो जाए वॉल्यूम में फ्रैक्शनल परिवर्तन, और यह गामा गुना पी के बराबर है, इसलिए हमें यहाँ से यही मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने क्या हासिल किया है। हम बल्क मॉड्यूल को दबाव से जोड़ सकते हैं और यह गामा निश्चित रूप से स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का अनुपात है। अब मुझे केवल ध्वनि की गति के लिए अपने फॉर्मूला में के को सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। के बटा रो का स्क्वायर रूट जो गामा पी बटा रो के स्क्वायर रूट के बराबर है। तो यह ध्वनि की गति का मानक फॉर्मूला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, या कम से कम जिस तरह से यह प्रतीत होता है कि ध्वनि की वेलोसिटी दबाव के समानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जब हमारे पास ध्वनि के वेलोसिटी के लिए यह एक्सप्रेशन है तो हमें संख्याओं को डालने और यह देखने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि यह उचित है या नहीं, और हम सीधे हवा में ध्वनि की वेलोसिटी की गणना कर सकते हैं, क्योंकि मुझे केवल इस दबाव को वायुमंडलीय दबाव से बदलना है और वायु के घनत्व से घनत्व, इसलिए मानक तापमान और दबाव पर वायु में ध्वनि की गति, तो मैं इसे v कहूंगा। v गामा गुना का स्क्वायर रूट पी बटा रो, और p लगभग 101 किलो पास्कल है, ताकि पास्कल की इकाइयों में मानक वायुमंडलीय दबाव हो और साथ ही लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी, और घनत्व 1.2 किलो प्रति मीटर क्यूब, और गामा निश्चित रूप से हवा में 1.4 है। अब जब आप इन सभी संख्याओं को डालते हैं तो पता चलता है कि वेलोसिटी लगभग 343.2 मीटर प्रति सेकंड है, और यह संख्या 343.2 जो हम पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से प्राप्त करते हैं, प्रयोगात्मक रूप से देखी गई चीज़ों के तदनुरूप है। इसलिए यह एक उपलब्धि है कि पूरी तरह से वायु के विस्थापन के मॉडल से एक वेव इक्वेशन को लिखने और ध्वनि वेलोसिटी के लिए थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन प्राप्त करने और एक्सप्रेशन करने में सक्षम है, और इसका प्रयोग के साथ एक उत्कृष्ट समझौता है। इसलिए इससे पहले कि हम इस व्याख्यान को बंद करें, आइए हम विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस को भी देखें। तो भविष्य के व्याख्यान में हमें इतनी क्वांटिटी की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए इम्पीडेंस क्वांटिटी है जिसे हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और हमने काफ़ी चर्चा की है, हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो इम्पीडेंस केवल रेजिस्टेंस है जो माध्यम वेव के पैसेज होने के लिए प्रदान करता है, ताकि हम इसे कैसे समझ सकें, और यह वास्तव में इस मामले में भी सच है। इसलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रेशर डिस्टर्बेंस वायु के माध्यम से बह रही है, इसलिए हवा यहाँ से बहने वाले परिवर्तनों और प्रेशर डिस्टर्बेंस का विरोध करेगी। तो यह ध्वनिक इम्पीडेंस केवल इस बात का एक उपाय है कि यह इसका कितना विरोध करता है, और विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस प्रति यूनिट
वॉल्यूम में केवल ध्वनिक इम्पीडेंस है, तो यह बल प्रति यूनिट क्षेत्र वेलोसिटी से विभाजित होता है और प्रति यूनिट क्षेत्र बल निश्चित रूप से दाब है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ध्वनिक इम्पीडेंस जीपी के बराबर है, जो कि दबाव पहुंच दबाव को कुछ वेलोसिटी से विभाजित किया जाता है। तो चलिए इस विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस के लिए फिर से एक सरल एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं और शुरुआती पॉइंट वेव इक्वेशन का समाधान है। हम प्रेशर डिस्टर्बेंसेस के लिए इक्वेशन प्राप्त करते हैं जो वेव इक्वेशन का दूसरा रूप बन गया है, और जैसा कि मैंने कहा हमें पहले से ही पता है न्यूटन की सेल, तो मैं समाधान y के रूप में लिख सकते हैं जो कि स्थिति और समय का फंक्शन है। y अधिकतम को साइन के x से गुणा किया जाता है माइनस ओमेगा टी। तो क्यों कुछ अर्थों में आप हमें y1 और y2 के औसत के रूप में सोच सकते हैं यदि आपको हमारा पहला आंकड़ा याद है जिसे हमने लिखा था। इसलिए हमारे पास यह विस्थापन y1 और y2 है। इसलिए y कुछ अर्थों में औसत है। इस y का विस्थापन जो कि फेज का विस्थापन है और y2 दूसरे फेज का विस्थापन है, इसलिए यहाँ हमारा वेरिएबल y है जो इन दो विस्थापनों का औसत है। तो मेरे पास हल है जो स्थिति और समय के फंक्शन के रूप में पार्सल का औसत विस्थापन है। अब जब मेरे पास y का हल है तो निश्चित रूप से मैं v के लिए हल भी लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में यह ध्वनि का वेलोसिटी नहीं है, इसे पार्टिकल वेलोसिटी कहा जाएगा। इसलिए यह अब फेज वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यह v होगा दो y बटा दो t। जो माइनस ओमेगा y मैक्स गुणा है cos के x माइनस ओमेगा टी। और इस विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस में मेरे पास जो वेलोसिटी है वह पार्टिकल वेलोसिटी है p माइनस बल्क मॉड्यूल दो y बटा दो x है, जो कि दो बटा दो x द्वारा माइनस के गुना दो होगा। हम इस y से शुरू होने की गणना करते हैं और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे माइनस के गुणा y अधिक मिलेगा। यह स्थिति निश्चित रूप से वेव संख्या गुना cos के x माइनस ओमेगा टी है। इसलिए मेरे पास p के लिए भी एक्सप्रेशन है। इसलिए अब हम सीधे विशिष्ट ध्वनिक प्रतिबाधा को p बाय v के रूप में लिख सकते हैं, जो निश्चित रूप से यह लागत फंक्शन यहाँ और यहाँ रद्द हो जाएगा और y मैक्स भी रद्द हो जाएगा, ताकि मुझे पूंजी के साथ छोड़ने जा रहे हैं के गुणा छोटा के ओमेगा द्वारा विभाजित हो। तो आइए इन दोनों संबंधों का उपयोग करें और जो हमने प्राप्त किया था, ताकि हमने कहा कि इस पूंजी के को छोटे के द्वारा विभाजित किया गया है जो ओमेगा द्वारा विभाजित है, इसलिए मुझे रो टाइम्स फेज वेलोसिटी मिलेगी। इसलिए मेरे पास अंतिम एक्सप्रेशन है जो वास्तव में सरल डेंसिटी है जो फेज वेलोसिटी से गुणा किया जाता है। इन अंतरों के बावजूद आप देख सकते हैं कि इम्पीडेंस के लिए एक्सप्रेशन समान दिखती है, इसका डेंसिटी फेज वेलोसिटी से गुणा होता है। तो सिंगल डेंसिटी पर ट्रांसवर्स वेव के मामले में एक ही बात फेज वेलोसिटी से गुणा करें। इतनी स्पष्ट रूप से ये समानताएं हैं। भले ही अब आप देशांतरीय वेव को देख रहे हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो हम ट्रांसवर्स वेव के साथ देखी गई घटनाओं के समान हैं। विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस देखना एक अंतिम पी था जिसे हमें यह जानने की आवश्यकता है
कि विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस की यूनिट क्या है, और मैंने अपना मानक सूत्र लिख दिया है जो फेज वेलोसिटी के रो टाइम्स है। इसलिए हम इस मामले में यूनिट को आसानी से काम कर सकते हैं। रो निश्चित रूप से घनत्व है, इसलिए इसमें द्रव्यमान प्रति यूनिट वॉल्यूम की यूनिट होंगी। वेलोसिटी से गुणा किया जाता है जिसकी लंबाई की यूनिट समय से विभाजित होंगी। इसलिए सामान्य विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस में फर्म किलो प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की यूनिट होती हैं। इसलिए जब भी आप ऐसे यूनिट में विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस के लिए संविस्तृत संख्याएं देखते हैं तो यह इन यूनिट में है। उदाहरण के लिए विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस इन यूनिट में वायु के लिए लगभग 400 किलो प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है, और पानी के मामले के लिए विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस लगभग 1.45 गुणा 10 पावर 6 और इसके फिर से किलो प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। और केवल तुलना के लिए, यदि आप स्टील जैसी कुछ कठोर सामग्री के मामले को देखें, विशिष्ट ध्वनिक इम्पीडेंस 3.9 गुणा 10⁷ समान यूनिट के क्रम का है, जिससे हमें यह पता चलता है कि विभिन्न सामग्री किस हद तक है उनके माध्यम से वेव के प्रवाह को रोकता है।